प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तरों को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आप ये समझिएगा कि पूरा का पूरा आपके पेपर में आने वाले सभी प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपसे कौन कौन से प्रश्न इस बार कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर में पूछे जा रहे हैं और इन सभी का सोल्यूशन आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को कम से कम इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। देखिएगा पहला प्रश्न ये है जो कि आपका पार्ट 1 का है, सूरदास काव्यखंड का। तो काव्यखंड को सबसे पहले हम देखेंगे और समझेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ से इसको याद कर लें। और उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये लिखा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों को क्या करना है, एक ये वाला प्रश्न जो कि लिखा है, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे पूरा और इसको याद कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को देखते हैं। तो देखिएगा आपका जो पार्ट 2 है, जिसका कि नाम क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पार्ट है ना, इसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे, क्या लिखा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, इसी का दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप सभी लोग याद कर लें, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लें कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें और इसको याद भी कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आपका अगला चैप्टर है जिसका कि नाम है आत्मकथ्य, जो कि आपका पार्ट 3 या 4 है। तो इसको आप सभी लोगों को पढ़ लेना है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा याद भी कर लें इसको। अब उसके बाद में देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन है ना इस पार्ट का, ये रहा, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें और इसको याद भी कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा एक ये वाला, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको भी देख लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आपकी जो अगली 2 कविताएं हैं, एक तो उत्साह है और एक अट नहीं रही है, उन दोनों के प्रश्न उत्तर ये लिखे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़ लें और उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया होगा। वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन लिखा है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और अच्छे से याद भी कर लेंगे। अब उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम है ये दंतुरीन मुस्कान। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन ये लिखा है, बच्चे की दंतुरीन मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे कि बच्चे की दंतुरीन मुस्कान का कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से आप सभी लोग इसको याद कर लें और पूरा का पूरा पढ़ लेंगे इसको। अब उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे और इसको याद कर लें। और उसके बाद में देखिएगा तीसरा क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सभी लोग इसको पढ़ लेंगे, क्या लिखा है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लें और याद कर लेंगे। अब उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे की आपके जो क्वेश्चन है ना, इसी में जो आपकी दूसरी कविता जिसका कि नाम है फसल। तो फसल वाले में से आपको ये वाला पार्ट क्वेश्चन याद कर लेना है और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको ये याद कर लेना है। तो इतने सारे चैप्टर्स में से जो जो मैंने आपको पार्ट बताए, इन्हीं पार्टों में से आपसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाएंगे।
अब उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आ जाते हैं आपके गद्य खंड पर। गद्य खंड में पहला पार्ट है जिसका क्या नाम है, नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा वाले पार्ट में से आपको क्या करना है, तो पहला क्वेश्चन को यहाँ से याद कर लें, ये वाला, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ ले आप लोग, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसको आप सभी लोग देख लेंगे यहाँ से, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना सीख लें यहाँ से। और उसके बाद में आपका जो दूसरा पार्ट है जिसका कि नाम क्या है, बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत वाले पार्ट में से आपको पहला क्वेश्चन तो ये लिखा है, आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। खेती से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो यहाँ से आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन को याद कर लेना है पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लेंगे कि भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लें आप सभी लोग। उसके बाद अगला, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे पूरा यहाँ तक का। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम है लखनवी अंदाज। तो लखनवी अंदाज के प्रश्न हैं, आप सभी लोग यहाँ से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ लें, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद कर ले पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अगला जो पार्ट है ना, एक कहानी ये भी, इसका ये पहला क्वेश्चन लिखा है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। यहाँ से लिखना आपको, इसको आप लोग लिख लें। और उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना क्यों कहा है। तो यहाँ से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप सभी लोग इतना ही पढ़ ले अभी। और देखिएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको एक ये वाला क्वेश्चन भी याद कर लेना चाहिए, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देखते हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा आपकी जो दूसरी पुस्तक है जिसका कि नाम कृतिका है, कृतिका में से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक ये वाला क्वेश्चन देख लेना कृतिका में से, जिसका कि पहला पार्ट है माता का आंचल। तो इसमें से पहला ये वाला क्वेश्चन देख लेना आपको, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी पार्ट का, तो देखिएगा ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसको भी आप सभी लोग याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा दूसरा पार्ट है आपका इसी का, कृतिका का साना साना हाथ जोड़ी। तो देखिएगा इसमें से ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। और दूसरी बात, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लें इसी में से, क्या नाम है, गंगटोक मेनकस बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, आप सभी से परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको भी याद कर लें। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिएगा अगला आपका पार्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ। तो देखिएगा मैं क्यों लिखता हूँ का पहला क्वेश्चन ये रहा, आप सब लोग पढ़ लेंगे यहाँ से। और उसके बाद में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा की विस्फोट का द्योतभोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हिरोशिमा पर लिखी गई कविता लेखक के अंता भाई दोनों दबाव का परिणाम है, आप ये कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में अगला ये लिखा है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ तक और किस तरह से हो रहा है, बताइए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये तो मैंने आप सभी को आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी पार्ट के अंतर्गत के जो क्वेश्चन आंसर है वो बता दिए हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की पूरी ग्रामर को भी समझ लेते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर हिंदी की ग्रामर की बात की जाए तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से एक तो ये वाला आवेदन पत्र याद कर लेंगे, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इस प्रकार से लिख लेंगे पूरा, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, और यहाँ पर इसके बाद में नीचे स्कूल का नाम आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र। अब इसके बाद में इस प्रकार से आप सभी लोगों को ये आवेदन पत्र लिखना होगा। क्या लिखना होगा, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ, मेरे पिताजी छात्र हो तो छात्र लिख लेना आप, जैसा आप चाहो। और यहाँ से आप सभी लोगों को इस प्रकार से पूरा ये आवेदन पत्र लिख लेना है। देखिएगा स्थानांतरण का प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र ना बिल्कुल आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा, ये आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं,
आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आवेदन पत्र। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु कलेक्टर को आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोगों को कलेक्टर को आवेदन पत्र लिखना है, सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला भोपाल। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर विषय लिखा है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगवाने हेतु आवेदन पत्र। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र लिख के बता देना है। पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र है जो कि कलेक्टर को लिखना है। तो देखिएगा ये आवेदन पत्र बिल्कुल आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा जाता है, आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो पहले आप लोग चाहे तो इतना स्क्रीनशॉट लेकर रख ले इसका, अब इसके बाद का इतना स्क्रीनशॉट ले ले। इसी प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अब इसके बाद में देखिएगा अगला ये रहा अवकाश प्राप्त करने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिएगा अवकाश प्राप्त करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र कैसे लिखना है आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय मॉडल स्कूल भोपाल, और उसके बाद में विषय लिखना है अवकाश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको लिख लें, महोदय विनम्र निवेदन है कि मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, इस कारण मैं शाला में उपस्थित नहीं हो सकूँगी। इस प्रकार से आप सभी लोगों को ये आवेदन पत्र लिख देना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आपके लिए जीवन परिचय देख लेते हैं। तो देखिएगा जीवन परिचय में एक तो आपको तुलसीदास का जीवन परिचय याद कर लेना है। तो देखिएगा तुलसीदास की 2 रचनाएं कौन कौन सी है, रामचरितमानस और कवितावली। तुलसीदास का कला पक्ष क्या है, तो देखिएगा आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, आपने अपनी रचनाओं में अवधि ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा अगला ये लिखा है सूरदास जी का जीवन परिचय, 2 रचनाएं लिखी है और सूरदास का कला पक्ष लिखा है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इनको लिख देना है और याद कर लेना इनको। अब इसके बाद में देखिएगा स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, यहाँ से आप सभी लोगों को याद कर लेना है। तो देखिएगा स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय में आपको आपका बंटी 1 प्लेट सैलाब, इस तरह से आपको याद करना है। और भाषा में अगर देखा जाए तो ये मनु भंडारी की भाषा लिखी है और यह शैली लिखी गई है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, 2 रचनाएं ये लिखी है, भाषा ये लिखी है और शैली ये लिखी गई है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको याद कर ले अच्छे से और पूरा का पूरा जीवन परिचय समझ लेंगे आप लोग। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोगों को श्रृंगार रस की परिभाषा को उदाहरण सहित लिख लेना है। तो देखिएगा श्रृंगार रस की परिभाषा है और ये इसका उदाहरण लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे क्या लिखा है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो देखिएगा ये वीर रस की परिभाषा लिखी है और ये इसका उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग पूरी हिंदी की ग्रामर पूरी कंप्लीट कर लें। और देखिएगा कक्षा 10वीं हिंदी विषय में आपसे ये वाला छंद पूछा जाएगा, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें, ये दोहा छंद की परिभाषा लिखी गई है। और उसके बाद में देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से देख सकते हो चौपाई छंद की परिभाषा। तो यहाँ से आप सभी लोग चौपाई छंद की परिभाषा को भी नोट कर ले पूरा और याद कर लेंगे। अब इसके बाद में अलंकार की बात करें तो देखिएगा ये वाला अलंकार आपके पेपर में आएगा, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। तो यहाँ से आप सभी लोग क्या करोगे कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिख ले पूरा यहाँ तक का। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा को लिख ले यहाँ तक का। अब उसके बाद में अगला ये लिखा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखिएगा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा क्या है, यहाँ से आप सभी लोग लिख लेंगे। और देखिएगा ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखी है, तो इसको भी आप सभी लोग नोट कर लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, निबंध कौन सा याद करना है। तो देखिएगा निबंध आपको विज्ञान के चमत्कार याद कर लेना है। यहाँ पर लिखा है प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है और उसके बाद में देखिएगा विज्ञान विद्युत के क्षेत्र में वाला पॉइंट ये लिखा है, यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये लिखा है शिक्षा के क्षेत्र में, चौथा ये लिखा है चिकित्सा के क्षेत्र में, और देखिएगा पांचवा ये लिखा कृषि के क्षेत्र में, छठा लिखा है यातायात के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक का देख लें, ये मनोरंजन के क्षेत्र में और ये उपसनार। अब इसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण का भी निबंध आपको लिख लेना है। पहला पॉइंट लिखा है प्रस्तावना, उसके बाद में दूसरा पॉइंट कौन सा लिखा है प्रदूषण के प्रकार। तो देखिएगा एक वायु प्रदूषण होता है, उसके बाद में दूसरा प्रदूषण होता है जल प्रदूषण, तीसरा मृदा और चौथा ध्वनि प्रदूषण। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। और अगला ये लिखा है पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम और सुधार के उपाय। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इनको देख लेंगे और ये उपसनार वाला पॉइंट लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपकी पूरी की पूरी 75 नंबर की जो हिंदी विषय का पेपर है ना, उसकी पूरी तैयारी मैंने यहाँ से आपको करवा दी है। पूरा का पूरा यही सिलेबस आपसे हिंदी विषय में पूछा जाएगा जो कि मैंने आपको बताया है।
अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको और बाकी विषय का सिलेबस देखना हो या आईएमपी क्वेश्चन देखना हो तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।